हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में ही। यार, इससे पहले जो भी सारी क्लासें हम अटेंड कर चुके हैं उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और अधिक सहजता महसूस हो तो यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, उसके माध्यम से भी आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आज हम बात करेंगे वो बात कर रहे थे हम मौर्य वंश में ही। तो मौर्य वंश में यार 2 से 3 क्लासें हम देख चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो मौर्य वंश में ही हम बात करने वाले हैं। मौर्य वंश में ही यार, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले जो भी हमारे शासक हुए उनके संदर्भ में पढ़ा, या कैसे मौर्य वंश इंडिया में स्थापित होता है उसके संदर्भ में पढ़ा। बाकी आज जो हम बात करने वाले हैं वो इससे पहले की भी क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी हमारी राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति राजनीतिक स्थिति या इसको हम यार प्रशासनिक स्थिति के नाम से भी जानते हैं। प्रशासनिक जो भी व्यवस्था थी मौर्य वंश की, इसको यार हम लोगों ने पढ़ा। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसी में सामाजिक स्थिति की। सामाजिक स्थिति यानी मौर्य साम्राज्य की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहां का समाज कैसा था। एंड इसी में जो और बात करेंगे वो बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था कैसी थी। एंड इसी के पश्चात में हम जो थोड़ी सी बात करेंगे वो बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति। एंड इसी के पश्चात में जो हमको लास्ट अध्ययन करना है वो बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी कलाएं विकसित हुई एवं जो भी हमको साहित्य प्राप्त होते हैं उन सारे चीजों का अध्ययन करेंगे बाकायदा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया था। अगर नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात इस क्लास में आकर के विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे सामाजिक स्थिति की और आर्थिक स्थिति की। समय अगर बचता है तो हम लोग यार धार्मिक स्थिति की भी बात करेंगे और इसी में कला एवं साहित्य का अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल में पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो इन 2 टॉपिकों को टच करेंगे, सामाजिक एंड आर्थिक के संदर्भ में। ठीक है, और इसको इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न यहां से बनाया जाता है या इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, बाकी दूसरों का जाता है वो जाना चाहिए, लेकिन हमारा नहीं जाना चाहिए, इतनी गारंटी है। ठीक है, बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। देखते हैं इसी में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत
मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी हमारी क्या थी सामाजिक स्थिति, सर्वप्रथम इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल में यार ये छोटा ही है, सामाजिक और आर्थिक यही दो आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं सामाजिक स्थिति के संदर्भ में ये देखते हैं कि यार सर्वप्रथम हम प्राचीन जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही हमको सिंधु घाटी सभ्यता में ये नहीं मिलता, सिंधु के बाद यार जब वैदिक सभ्यता आती है तो वहां से ये सारा सिस्टम मिलता है। वैदिक सभ्यता, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, यहां से हमको वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इससे पहले किसी भी प्रकार की कोई वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, इसके साक्ष्य इतिहासकारों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो समाज में यार जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है वहां की जातियां, वहां की वर्ण व्यवस्था। यानी समाज में वर्ण व्यवस्था जो थी या जो वर्ण था वो कितने प्रकार के वर्ण थे या कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्था समाज में देखने के लिए मिलती थी। आज भी यार आज से कंपैरिजन करना तो भी इस चीज से यार हम भली भांति परिपक्व हैं कि समाज में कितने प्रकार के वर्ण आज वर्तमान में देखे जाते हैं। तो जस्ट इसी प्रकार से सेम टू सेम प्राचीन काल में भी यानी मौर्य वंश के अंतर्गत या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत वर्ण व्यवस्थाएं जो थी वो यार 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल जाती हैं। कौन कौन सी? तो जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी इतना तो यार हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं थी। वर्ण व्यवस्थाएं, अभी ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं ये मौर्य वंश में है या कहां पे है, हम इतना जानते हैं कि 4 प्रकार की जातियां हमारे होती हैं। कौन कौन सी? तो उसमें हमारा पहला जो होता है वो होता है ब्राह्मण का, क्या होता है? ब्राह्मण। एंड दूसरा हमारा होता है क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग। एंड जो तीसरा होता है इसी में वो होता है वैश्य, वैश्य, वैश्य वर्ग। एंड जो लास्ट होता है उसको हम शूद्र के नाम से भी जानते हैं। ये यार 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं आज प्रेजेंट टाइम में भी और प्राचीन काल में भी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। बाकी अगर मौर्य वंश का अध्ययन करें तो मौर्य वंश में भी ये हमारे कुछ मत हैं, ये मतभेद याद रखना। मौर्य वंश में हमारे 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं वहां भी मिलती हैं। कौन कौन सी? यही हमको वहां पे भी मिलती है, ब्राह्मण वर्ग एंड क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, क्षत्रिय के साथ साथ वैश्य वर्ग, वैश्य वर्ग। एंड वैश्य के बाद जो लास्ट आता है उसको हम शूद्र वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये किसके अनुसार था? तो एक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक प्रधानमंत्री रहते थे जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये तो आज की बात हो गई और प्राचीन की भी बात हो गई, लेकिन मौर्य वंश के अंतर्गत बात करें तो यार इस मौर्य वंश के अंतर्गत कौटिल्य का कहना है कि कौटिल्य ये कहते हैं कि मौर्य समाज के अंतर्गत 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं देखने के लिए मिल जाती हैं। पहला ब्राह्मण वर्ग, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य एंड लास्ट हमारा 4th जो आता है उसको हम शूद्र के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये किसके अनुसार हुआ? ये हुआ कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। एंड इसी में यार एक मत ये दिखाई देता है, ये तो हुई कौटिल्य के अनुसार बात, इसमें एक हमारे लेखक और आते हैं, यूनानी लेखक जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है,
तो उसमें यार बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी हमारी वर्ण व्यवस्थाएं थी तो उनके अनुसार 7 प्रकार के वर्ण व्यवस्थाएं बताई जाती हैं। यही मत थोड़ा सा याद रखना कि कौटिल्य के अनुसार क्या है एंड मेगास्थनीज के अनुसार क्या है। तो ये बात हुई इनके अनुसार एंड मेगास्थनीज के अनुसार। देखते हैं सर्वप्रथम उन्होंने 7 प्रकार की, कितने प्रकार की, 7 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। अब ये वर्ण व्यवस्था 7 प्रकार की कैसे यार, इन्होंने ये जो बांटा ये इनके वर्ण व्यवस्था के अनुसार था 4 प्रकार की, और ये जो बांटा मेगास्थनीज ने ये वर्ण के आधार पे नहीं बांटा, ये कार्यों के आधार पे। जो व्यक्ति मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत या मौर्य वंश के अंतर्गत जिस प्रकार का कार्य करता था उसी प्रकार के वर्ण के अनुसार उसकी जातियों में गिनती की जाती थी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो बात करते हैं मेगास्थनीज, वो ये बात करते हैं कि यहाँ पे 7 प्रकार के वर्ण देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला हमारा किसानों का वर्ग, यानी जो भी व्यक्ति मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किसानों का वर्ग, जो भी व्यक्ति उस समय किसान थे उनको किसानों की सूची में रखा गया। किसानों के पश्चात में अहीरों का वर्ग, अहीरों का वर्ग एंड इसके पश्चात में कारीगर, जितने भी उस समय कारीगर थे उनको भी मेगास्थनीज के द्वारा इन 7 प्रकार की सूचियों में रखा गया है। कारीगर के पश्चात में सभासद आता है। सभासद का वर्ग, सभासद से क्या तात्पर्य है, तो सभासद से तात्पर्य यह है जो भी व्यक्ति राजा की सभाओं में भाग लेते थे या उनके दरबार में रहते थे उन्हीं को सभासद कह करके संबोधित किया किसने, मेगास्थनीज ने। एंड इसी के पश्चात में हमारा एक आता है निरीक्षक का वर्ग। निरीक्षक वर्ग ये भी जो समाज में रह करके या अन्य जगहों पे या स्थानों में रह करके जो भी निरीक्षण वगैरह किया करते थे तो उनको निरीक्षक वर्ग की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसी में जो और हम बात करेंगे वो बात कर रहे हैं निरीक्षक के पश्चात में दार्शनिकों का, यानी दार्शनिक वर्ग। दार्शनिक के पश्चात में एंड जो लास्ट हमारा आता है वो कौन सा आता है, वो आता है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के जो भी हमारी जातियां हैं या वर्ण जो व्यवस्था है, ये 7 प्रकार के वर्ण व्यवस्था हमारे मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत बताया गया और बाकायदा इसको मौर्य वंश नामक चैप्टर के अंतर्गत रख दिया गया। मौर्य वंश के किस चैप्टर के अंतर्गत, तो उसका एक टॉपिक का नाम दिया गया जिसको हम समाज की स्थिति के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली ये है हमारी कुछ मौर्य साम्राज्य की सामाजिक स्थिति। इसी में अगर और बात करें समाज की स्थिति में तो इसको भी यार यहाँ पे नाम डाल लेना, ये किसके अनुसार था, ये मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा ये बात कही गई। ठीक है, ये कौटिल्य के अनुसार कही गई और वर्तमान में भी ये सारा सिस्टम हमको देखने के लिए मिलता है। वर्तमान की स्थिति और इसी में बात करें तो कौटिल्य इसमें ये भी कहते हैं यार कि जो हमारे ये शूद्र की स्थिति है ये पहले से ही, अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने अध्ययन किया था पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की, वहां पे जो शूद्रों की स्थिति थी और जो महिलाओं की स्थिति थी
उनमें यार काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से बोले तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को निम्न रखा जाता था, ठीक है। बाकी जो शूद्रों की स्थिति थी वो वहां पे भी खराब थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे चल करके शूद्रों की स्थिति थोड़ा सा ठीक देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर मौर्य वंश में शूद्रों की स्थिति की बात करें तो कौटिल्य कहते हैं कि यहां पे भी शूद्रों की स्थिति अच्छी तो नहीं थी, इतनी खराब भी नहीं थी। अगर अच्छी भी नहीं थी तो उतना खराब भी नहीं था, इनको थोड़ा सा महत्व समाज में दिया जाने लगा था, ठीक है। तो ये शूद्रों की स्थिति के बारे में कौटिल्य का कहना था, ठीक है। तो इसको भी हमें याद रखना है। बात करते हैं इसी में महिलाओं के स्थिति की, ये बात हुई वर्ण व्यवस्था की। बात करते हैं थोड़ा सा महिलाओं के स्थिति की कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो इसमें यार हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं के स्थिति की। महिलाओं की स्थिति मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कैसी थी, तो हम लोगों ने यार पहले भी पढ़ा, यानी इसके पहले जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं उन सब में हम लोगों ने समाज का अध्ययन बड़े बेहतरीन तरीके से किया, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने यार सारे चैप्टरों में देखा कि वहां का जो समाज था वो कैसा था, उस समय का समाज और आज के समाज से कंपैरिजन कर देना। फिलहाल में आज के जो भी समाज है आज तो काफी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन प्राचीन समय में जो महिलाओं की स्थिति थी वो यार पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या जो भी आगे चल करके हमारे ये जो भी साम्राज्य आते हैं उनमें महिलाओं की स्थिति में ज्यादा ना ही मतलब अभी तो मतलब फिलहाल में मौर्य की बात करें तो इसमें यार उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वहां पे भी उतना महत्व उनको नहीं दिया जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वहां पे काफी अच्छा सिस्टम देखने के लिए मिल जाता था महिलाओं के मतलब महिलाओं के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि वहां पे मात्र सत्तात्मक शासन देखने के लिए मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो उन सारी चीजों को या उन सारे वीडियोस को पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। एंड इसी के पश्चात में अगर यहाँ की बात करें महिलाओं के स्थिति की, तो महिलाओं के संदर्भ में दो तीन बातें याद रखनी है जो मौर्य वंश से रिलेटेड है। पहली बात ये कि इनको थोड़ा बहुत अब शिक्षा का अधिकार प्राप्त होने लगा था। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। इससे पहले महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था लेकिन उतना नहीं था, यहां पे आकर के थोड़ा सा उसका महत्व ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में दूसरी जो स्थिति थी यहाँ की महिलाओं को एक ये मतलब एक तरीके से बोले तो अधिकार प्राप्त था कि वो अपने अनुसार किसी को भी तलाक देने की प्रथा यहाँ पे प्रचलित हुई। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत तलाक देने की प्रथा को क्या किया गया? स्टार्ट किया गया महिलाओं के संदर्भ में। इससे पहले ये सिस्टम नहीं था, ठीक है। एंड इसी में जो हम तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात ये करते हैं कि तलाक के पश्चात में महिलाओं के संदर्भ में ये भी बोला गया कि जो हमारी महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत वैश्यावृद्धि करती थी। क्या करती थी? वैश्यावृद्धि करती थी। तो उन महिलाओं को वैश्यावृद्धि या जो भी महिलाएं वैश्यावृद्धि करती थी उन पे यार रोक लगाने का भी काम किया गया। एंड जो करती थी उनको यार एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? यानी कुछ महिलाएं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कुछ महिलाएं क्या करती थी? वैश्यावृद्धि करती थी। वैश्यावृद्धि करती थी और ये जो महिलाएं वैश्यावृद्धि करती थी
इनको एक नाम दिया गया जिनको हम रूपा जीवा के नाम से भी जानते हैं। ये नाम याद रखना कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत महिलाओं की जो वैश्या मतलब जो भी महिलाएं वैश्या थी उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उनको रूपा जीवा कह करके क्या किया गया, संबोधित किया गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें ये महिलाओं के संदर्भ में हमें याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में ये हुई महिलाओं की बात। थोड़ी सी बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कि क्या यहाँ पे दास वगैरह का सिस्टम था या नहीं था। तो यार पहले के राजा महाराजा उनके शौक निराले, काफी सारे सिस्टम होते थे उनके, तो उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार कुछ गुलामों को रखा था, यानी कुछ दासों को रखा था। ये सारा सिस्टम थोड़ा सा देखते हैं कि मौर्य वंश के अंतर्गत कुछ दास थे हमारे, कुछ दास थे, तो दास प्रथा भी देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन इसमें भी मतभेद है। ठीक है, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत समाज में हमको दास प्रथा का प्रचलन देखने के लिए मिल जाता है, देखने के लिए मिल जाता है। इसमें भी मत है। क्या मत है कि कौटिल्य के अनुसार ये बोला गया कि यहाँ पे जो दास थे उनको रखा जाता था, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो भी छोटे छोटे काम होते थे, अब जैसे यार वहां के जो लोग हैं या जो राजा हैं उनको कुछ छोटे छोटे कार्यों के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, तो उन व्यक्तियों को वो अपना काम करवाने के लिए या अपना कार्य करवाने के लिए वो क्या करते थे, उनको रखते थे गुलाम टाइप में बना करके। ठीक है, तो उन्हीं को दास कहा जाता था। ये किसका कहना है, ये कहना है कौटिल्य का। लेकिन हमारे एक और लेखक आते हैं, या इनको हम लेखक भी बोल सकते हैं और एक यूनानी यात्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूनान क्षेत्र का था ये मेगास्थनीज। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि नहीं, आपने भी समाज को अपने तरीके से देखा, मैंने मौर्य साम्राज्य के समाज को अपने तरीके से देखा। आपने तो बोल दिया कि यहाँ पे दास थे, जो भी राजाओं को आवश्यकता होती थी छोटे छोटे कार्यों के लिए, तो वो दास टाइप में बना करके रखते थे, यानी अपना गुलाम बना के रखते थे। लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं था या दास नहीं था। ऐसा क्यों, इनका कहना ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कौटिल्य जो है ये तो केवल भारत के अंतर्गत ही थे, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही थे। बाहर का सिस्टम इनको कुछ पता नहीं, यानी इंडिया के बाहर का सिस्टम इनको पता नहीं था, तो इन्होंने केवल अपने देश के और अपने साम्राज्य के अंतर्गत ही चीजों का अनुभव किया था। लेकिन जो मेगास्थनीज है ये तो पहले यूनान क्षेत्र में रहता था, और जैसे ही सिकंदर का आक्रमण होता है इंडिया में, तो सिकंदर के साथ आता है ये, तो ये वहां की यानी यूनान की स्थिति से भी बड़े बेहतरीन तरीके से परिपक्व था, और जैसे ही इंडिया में आता है तो इंडिया की स्थिति से भी ये क्या हो जाता है, बड़े बेहतरीन तरीके से परिपक्व हो जाता है। अर्थात कहने से तात्पर्य ये है कि ये दोनों जगहों के समाज को देख चुका होता है कि यूनान का समाज कैसा था, वहां पे शासन प्रणाली कैसी थी, वहां का सारा सिस्टम कैसा था, और फाइनली जब भारत में आता है तो भारत की चीजों को देखते हुए या ऑब्जर्व करते हुए अपने अनुसार मत देता है। क्या कि मेगास्थनीज जी बोलते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो कोई भी व्यक्ति दास नहीं था। क्यों, क्योंकि मेगास्थनीज का कहना है यूनान में जो दास थे उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो बहुत ही कठोर नियम कानून बनाए गए थे, यानी कोई आम व्यक्ति उन नियम कानूनों का पालन नहीं कर सकता था। इस तरीके अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि इस तरीके से यूनान के गुलामों को या दासों को वहां के राजा द्वारा रखा जाता था। तो वहां की स्थिति के अनुसार
इन्होंने मौर्य साम्राज्य में यही चीज बोली कि जिस तरीके वहां के जो दास हैं वो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात वहां के नियम कानून कठोर थे और यहाँ के जो नियम कानून है वो यार उस तरीके के नहीं है, उस तरीके के दास नहीं है, या उस तरीके का कार्य कोई मतलब राजा व्यक्तियों से नहीं करवाता था। तो इस कारणवश इनका मानना यह है कि यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, अर्थात दास यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये दो मत याद रखने हैं, कौटिल्य के अनुसार एंड मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, फाइनली ये हुई हमारी समाज की कुल मिलाकर के क्या समाज की स्थिति कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कितने प्रकार की जातियां अर्थात वर्ण व्यवस्था थी, वहां पे पुरुषों की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, दास प्रथा थी या नहीं थी। तो ये सारा सिस्टम समाज में देखने के लिए मिल जाता है। और फाइनली किसी भी साम्राज्य को या किसी भी सभ्यता को अगर समझना है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, उस पे अपनी कमांड बनानी है या समझ विकसित करनी है, तो सर्वप्रथम वहां के मतलब लोगों के बारे में अध्ययन करना, वहां की समाज के बारे में अध्ययन करना, वहां की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन करना, एंड इसके साथ साथ धार्मिक सभ्यता का अध्ययन अगर हम लोग कर लेते हैं किसी भी सभ्यता के बारे में या किसी भी साम्राज्य के बारे में, तो अपनी एक बौद्धिक समझ हम विकसित कर लेते हैं वहां के लोगों या वहां के साम्राज्य के रूप में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको समझ में आई होंगी। बात करते हैं इसी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में। देखते हैं इसी में मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। इसकी बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में पूरी की पूरी आर्थिक जो स्थिति थी या वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी और किस पे डिपेंड करती थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जो बात करते हैं वो किसी भी चाहे साम्राज्य की हो या किसी भी मतलब सभ्यता की हो या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमको 2 से 3 मतलब चीजों का याद रखना है या 2 से 3 बातों का हमको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो पहली बात करेंगे वो बात करेंगे कृषि की। अर्थव्यवस्था प्राचीन काल में ज्यादातर जो डिपेंड होती थी वो कृषि पर ही निर्भर होती थी। ठीक है, कृषि हो गया। कृषि के साथ साथ हम जो बात करेंगे व्यापार की बात करेंगे, एंड व्यापार के पश्चात जो हम लास्ट बात करेंगे वो उद्योग के संदर्भ में, उद्योग के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, तो चाहे हम मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करें या किसी भी वंश के मतलब किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत अगर आर्थिक स्थिति का अध्ययन हमें करना है तो हम यहाँ बेसिकली यही 3 पॉइंट लेके चलते हैं जो कि हम प्राचीन काल में
शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कृषि, व्यापार एंड उद्योग, यही तीनों चीजों पे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी क्या होती है, बेस होती है। फिलहाल में कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो यार प्राचीन समय से लेकर के आज के समय तक भी, यानी आज भी कृषि एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है हमारा, किसका, अर्थव्यवस्था का, ठीक है। इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक का पार्ट है, वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यार इसी के अलावा हमारे तीन सेक्टर होते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक का पार्ट है। इसी में ये जो कृषि का संदर्भ है, कृषि में बात करें तो कृषि जो है हमारी, वो यार बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहां तक क्या होने लगी थी, ठीक है। और इसी में जो कृषि की बात करें तो कृषि में कुछ मतलब उस तरीके का ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलता। जिस तरीके से शुरुआत से कृषि होती चली आ रही थी, केवल उसकी पैदावार में या कृषि जो होती थी उसमें यार कुछ गुणवत्ता अच्छी हो गई थी मौर्य साम्राज्य के आते आते। लेकिन प्राचीन काल में जो कृषि होती थी वो होती थी, लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से नहीं होती थी। जैसे ही लोहे की खोज होती है, यानी उत्तर वैदिक काल के बाद से यार हमारा ये कृषि में बहुत ही ज्यादा विकास देखने के लिए मिल जाता है। और कृषि इतना महत्वपूर्ण सेक्टर, इसी कारणवश राजा को जो सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता था वो यार कृषि से ही प्राप्त होता था। अर्थात राजा को जो टैक्स मिलेगा या जो राजस्व प्राप्त होता है, वो ज्यादातर राजस्व जो संग्रह किया जाता है वो कृषि वाले सेक्टर से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसी में ये जो कृषि है ये आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। किसका, आय का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, ठीक है। ये मौर्य वंश के अंतर्गत या किसी के भी अंतर्गत सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त होती है, अर्थात जो राजस्व प्राप्त होता है या जो टैक्स प्राप्त होता है राजा को, वो यार कृषि से ही लिया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो कृषि पे ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे यानी कहां पे, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कृषि से जो टैक्स लिया जाता था वो 1/6 से लेकर के 1/4 तक का क्या लिया जाता था, इतना टैक्स वहां के लोगों को, राजा को देना होता था। इसके पश्चात जो अपने पास में बच जाता था वो वहां के लोग अपने भरण पोषण के लिए रखते थे या फिर अन्य मार्केट में जाकर के या अन्य दूसरे स्थानों पे जाकर के उसको यार बेच देते थे, ठीक है। यानी जो अधिशेष वगैरह बचता था। तो इस कारणवश ये यार जो कृषि वाला सेक्टर है ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है, किसके लिए, राजा के लिए, अर्थात वहां की जो सरकार थी उसके लिए, प्रशासन को चलाने के लिए टैक्स यार इसी कारणवश लिया जाता है। यार आज भी अगर सरकार हमारी या गवर्नमेंट टैक्स ना ले तो उस प्रशासन को चलाना या जो भी सरकार है वो सारा सिस्टम नहीं चला सकती है। इसी कारणवश प्राचीन समय से भी यार ये टैक्स हमारा लिया जाता है और इसी राजस्व के माध्यम से ही हमारी सरकार क्या होती है, चलती है, ठीक है। ये हुई कृषि की बात करते हैं व्यापार के संदर्भ में। व्यापार के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख व्यापार था वो यार दो तरीके का व्यापार, पहली बात तो हमें याद रखनी है, इसको हम लोग पहले से भी हम लोग प्राचीन समय से, जब हम प्राचीन इतिहास का स्टार्टिंग किए थे तो वहां से हम लोगों ने अध्ययन किया कि व्यापार दो माध्यमों से होता था। अर्थात दो तरीके का व्यापार हमारे देखने के लिए मिल जाता है। कौन कौन सा, एक हमारा आंतरिक व्यापार, अर्थात इंडिया के अंदर ही व्यापार होता था, एंड सेकेंड इज हमारा आता है बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार अर्थात जो भी हमारा सिस्टम है अगर वो बाहरी देशों में हम व्यापार करते हैं
तो वो हमारा बाह्य व्यापार के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक व्यापार इंडिया के अंदर यानी आंतरिक भागों में एंड ये विदेशों में, ठीक है। तो ये दो तरीके के व्यापार मौर्य साम्राज्य में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बाह्य व्यापार सर्वाधिक जो होता था वो यूनान ईरान के क्षेत्र में ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि यार इससे पहले इंडिया में जो स्थापित था वो यूनानी वगैरह ही स्थापित थे, यानी यूनानियों के साथ में भारत के संदर्भ में आर्थिक एवं वाणिज्यिक जो हमारा व्यापार होता था वो संबंध अच्छे हो गए थे। तो इस कारणवश व्यापार एक दूसरे के साथ में क्या होने लगा, शेयर होने लगा। यूनान के लोग इंडिया में व्यापार करने लगे और इंडिया के लोग यूनान में व्यापार करने लगे थे, ठीक है। तो इस संबंध में भी हमको याद रखना है कि सर्वप्रथम या सर्वाधिक जो व्यापार बाहरी देश में किया जाता था कि यूनान के क्षेत्र से व्यापार जो है मौर्य वंश का बड़े ही बेहतरीन ढंग से चलता है, ठीक है। एंड इसी के संदर्भ में ये थी हमारी बात व्यापार की। बात करते हैं इसी के संदर्भ में, कुछ बात करते हैं उद्योग के संदर्भ में कि उद्योग वहां का कैसा था, ठीक है। तो उद्योग के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण उद्योग था वो था हमारा वस्त्र उद्योग, यानी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारा उद्योग का सिस्टम था यानी जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो यार कुछ मतलब उस तरीके की इंडस्ट्रीज नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज वहां पे देखने के लिए मिल जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी वो थी हमारी कपड़ों की इंडस्ट्री। और यहां से ही अगर बात करें तो इन कपड़ों के उद्योग में ही ये सर्वप्रथम मौर्य वंश हमारे मतलब एक महत्वपूर्ण वंश के तौर पे जाना जाता है। एंड इसी के संदर्भ में यार ये जो वस्त्र हो गया, व्यापार हो गया और ये जितनी भी सारी चीजें हो गई मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, इनका सिस्टम चलता था मुद्राओं के माध्यम से। इससे पहले पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या जो भी सारा सिस्टम आता है वहां पे व्यापार जो होता था वो हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार होता था। लेकिन अगर बात करें मौर्य साम्राज्य की तो यहां पे मुद्राओं के माध्यम से व्यापार को क्या किया जाता था, संचालित किया जाता था। इस बात को हमें क्या करना है, याद रखना है। एंड यार इसी के संदर्भ में हमने पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ पे जो आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था वो कृषि होती थी। एंड आय अर्थात जो टैक्स प्राप्त होता था सरकार को या राजा को, वो यार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है राजस्व के संदर्भ में। और इसी के संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि कुछ जो व्यक्ति होते थे मौर्य साम्राज्य के या जो लोग थे वो यार टैक्स देने में एक तरीके से बोले तो चोरी टाइप करते थे, यानी टैक्स नहीं देना चाहते थे सरकार को। आज भी फिलहाल में ऐसा होता है, जब हमारी तभी ना रेड वगैरह पड़ती है, ब्लैक मनी तभी निकलता है, ठीक है। तो आज जैसे होता है कि टैक्स लोग मतलब देना भी चाहते हैं, जो जागरूक है और ईमानदार व्यक्ति है वो यार सरकार को टैक्स अपना देता है समय पे। और जो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है वो बाकायदा यार टैक्स की क्या करते हैं, चोरी करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में भी टैक्स की चोरी होती थी। तो इस संदर्भ में सरकार के द्वारा या राजा के द्वारा क्या किया जाता था कि एक कठोर प्रावधान किया गया था, कठोर नियम का प्रावधान किया गया था। अब वो प्रावधान ऐसा था कि अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देता है या टैक्स की चोरी करता है तो उसको मृत्यु दंड की सजा क्या की जाएगी, दी जाएगी। ये कहां का कहना था, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत या मौर्य वंश में जो भी सरकार थी या जो भी राजा थे उनके द्वारा ये नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर टैक्स देने में
कोई भी कोताही करता है तो उसे मृत्यु दंड की क्या की जाएगी, सजा दी जाएगी। तो इस संदर्भ में सारे लोग क्या करते थे, राजा को समय पे टैक्स देने का मतलब सोचते थे और देते भी थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें ये भी याद रखनी है। एंड व्यापार के संबंध में यार एक चीजें हम ये भी याद रखेंगे कि व्यापार उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान था वो कहां से होता था, तो एक हमारा पड़ जाता है क्या, गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात के क्षेत्र में एक बंदरगाह पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भरूच के नाम से जानते हैं। भरूच या भरूचा, भरूचा बंदरगाह ये यार सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह था मौर्य साम्राज्य का। यहीं से सारे व्यापार हमारे मतलब विदेशों में या बाहरी क्षेत्रों में होते थे। तो इस बंदरगाह को याद रखना है। वैसे भी यार जितने भी हमारे बंदरगाह या जितने भी हमारे व्यापार का सिस्टम होता था वो यार ज्यादातर प्राचीन समय में यही गुजरात से ही देखने के लिए मिल जाता था। ऐसा क्यों, क्योंकि यार गुजरात साइड का जो क्षेत्र है ये यार जलीय क्षेत्र एक तरफ से पड़ जाता है, एक तरफ से स्थलीय क्षेत्र पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी सारा सिस्टम होता है यार, मुंबई वगैरह क्यों डेवलप है, मुंबई वगैरह इसी कारणवश डेवलप है क्योंकि यार वो समुद्र यानी तटीय सीमा वाला क्षेत्र है। तो जो भी बाहरी सिस्टम आता है वो सर्वप्रथम वहां पहुंचता है। ठीक है, इस कारणवश ये जितने मतलब तटीय क्षेत्र हैं ये ज्यादा डेवलप है। गोवा वगैरह क्यों डेवलप है, इसी कारणवश डेवलप है। बाकी यहाँ बीच वाले स्थानीय क्षेत्र में सामान या चीजों की जो आपूर्ति होती है वो यार बाहरी क्षेत्र से आते आते यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मतलब एक तरीके से बोले तो यार यहाँ पे आते आते चीजें और सामान जो है उनका दाम भी काफी हाई फाई हो जाता है और सिस्टम इसी तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश जितने भी बंदरगाह थे वो गुजरात में या महाराष्ट्र में, और इसी कारणवश इस साइड से ज्यादा व्यापार हमारे विदेशों में होता है और आज भी होता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, आज भी होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हमें याद रखनी है। जो भी सारा सिस्टम था समाज के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोगों ने यार देखा। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई चीज इसमें या कोई तथ्य इसमें छूटता है तो आप यार कमेंट बॉक्स में उसे बोलोगे, हम फिर से एक क्लास अटेंड करेंगे एंड उसके बाद सारा माहौल हम उस क्लास में गर्म करेंगे। ठीक है, बाकी मेरे अनुसार यार इस चैप्टर से रिलेटेड सामाजिक में और आर्थिक में इतनी सारी चीजें पर्याप्त थी। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किसी नए पार्ट की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।